चलो जी, अब चलते हैं यहाँ से, चलते हैं गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा साहिब यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन मेला करने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा कन्याकुमारी को सनसेट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जिसने कन्याकुमारी का सनसेट नहीं देखा या फिर सनराइज़ नहीं देखा, वो दुनिया के अंदर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप गोवा का, मुन्नार का, केरला का, कहीं का भी, पीछे ऊटी का, या इसके अलावा जो भी जगह जहाँ पर भी सनसेट होता है, जहाँ पर भी दुनिया के अंदर सनराइज़ होता है, पर सबसे नंबर 1 सनराइज़ और सनसेट है जो वो है कन्याकुमारी का, जो बिल्कुल अपने इंडिया के एंड पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको वहाँ पर आना है तो आपको सबसे पहले वर्कला जो एयरपोर्ट है यहाँ पर आना होगा। उसके बाद आप यहाँ से सिर्फ 90-95 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी। वहाँ पर जाकर आप सुबह 5 बजे सनराइज़ का और शाम के टाइम सनसेट का मज़ा ले सकते हो। और अपनी एक मेमोरीज़, कहते हैं ना कि अपनी एक था आप कह सकते हो, रिश्तेदारी में जहाँ इंडिया के अंदर कहीं पर भी अपनी मोहर लगा सकते हो कि आप वहाँ गए थे। अब हमने ऑल ओवर इंडिया की साउथ की, मैंने अपने रिश्तेदारों में, मुझे नहीं लगता कि मेरी रिश्तेदारी में किसी ने ऑल इंडिया घूमा होगा। फिर रहे हैं तो अभी वहीं चलते हैं गुरुद्वारा साहिब और देखते हैं वहाँ का इतिहास क्या कहता है, क्योंकि अलग अलग पैमाना ही देखने को मिलता है। इसलिए हम इंटरनेट की ज़्यादातर बात नहीं करते। अगर किसी जगह के ऊपर किताबों में 100% वो चीज़ लिखी मिल जाती है तो हम उस चीज़ को अपनी वीडियोज़ में बोल देते हैं, नहीं तो इंटरनेट से पढ़कर वो चीज़ें हम भी नहीं बोलते, क्योंकि इंटरनेट का हवाला कभी भी चेंज हो सकता है। बुक्स का जो हवाला है वो कभी चेंज नहीं होता। सो हम जो बुक्स में लिखा है वही चीज़ें प्रमोट करते हैं। ज़्यादातर तो प्रमोट नहीं करता मैं, इतिहास है वही आगे लेकर आते हैं, क्योंकि इंटरनेट के हवाले के ऊपर चीज़ें बदलती रहती हैं, दर बदल, कहीं कहीं और कुछ और कुछ और कुछ और, तो वो चीज़ें गलत लगती है। अब गुरु नानक देव जी इस गुरुद्वारा साहिब में आए हुए हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं। कोई वहाँ कहता है कि दूसरी उदासी टाइम आए हैं, कोई कहता है वो तीसरी उदासी टाइम आए हैं, पर यहाँ पर गुरु नानक देव जी का आने का जो हवाला है वो ज़रूर मिलता है। दूसरी बातचीतें करेंगे हम वहाँ पर जाकर। केरला की ये कैपिटल सिटी है तो बहुत ज़्यादा सुंदर, बट काफ़ी ज़्यादा बिजी भी है अपने ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता जा रहा है इस सिटी के अंदर, मुझे लगता है कि जितना केरला हमने एक्सप्लोर कर लिया, ऑलमोस्ट केरला की हर उस जगह के ऊपर हम लोग जा आए हैं, चाहे वो टी प्लांट हो, चाहे इसके अलावा नॉर्मल जगह हो, गाँव हो, नेशनल रोड हो, या फिर बड़े रोड, गांव वाले रोड हो, सब जगह पे जाके आए हैं। बट ये वाला एरिया है ना जो टोटली डिफरेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी कारों की कंपनीज़ हैं, चाहे बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी कार, मतलब चाहे 10 लाख वाली गाड़ी हो, चाहे 3 करोड़ वाली गाड़ी हो, ऑलमोस्ट यहीं पर देखने को मिलती है। शायद यही एक वजह है, कैपिटल ये केरला की बना दी गई है। और बाज़ार देखोगे ना, बाज़ार भी आपको हर जगह ऊपर काफ़ी फूलों के साथ, क्योंकि मंदिर की प्रमाणता बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा यहाँ पर मंदिर देखने को मिल रहे हैं। पीछे जितना भी हम केरला देख कर आए ना, वहाँ पर हमें चर्चेस देखने को मिली हैं, मगर हर 1 किलोमीटर के ऊपर चर्च थी, हर 1 किलोमीटर के ऊपर चर्च देखने को मिल जाती है। बट वो चर्च बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती। अगर आप मेरे ओल्ड ब्लॉग देखे होंगे उसमें कुछ चर्चेज़ हैं हमने कवर करी थी, बट बहुत सारी चर्च थी हमने कवर भी नहीं करी, क्योंकि हर 1 किलोमीटर के बाद चर्च आ जाती थी। इसलिए सो इस साइड हैं जो हमें मंदिर वगैरह देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और जितने भी राजे महाराजे जहाँ उस टाइम के लोग थे, वो सब इसी शहर के अंदर केरला के रहने में ज़्यादा पसंद करते थे। और भगवान विष्णु की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रमाणता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस सिटी के ऊपर। एक ये भी एक वजह है कि सभी लोगों की ये फेवरेट सिटी है। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, हॉस्पिटल्स हो, A1 है यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी डिफरेंस लगती है मुझे, दूसरे केरला की बात करते हैं जो अभी पीछे हम जाकर आए हैं। वहाँ पर लोगों ने मछलियाँ टंगी होती थी, उनके जितनी भी शॉप्स थी सबके ऊपर मछलियाँ वगैरह पड़ी होती थी, लाइक ए सी फूड। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जितना भी कुछ हमें देखने को मिलता है, फल फ्रूट देखने को मिलता है। दोनों का डिफरेंस है, फल फ्रूट वाले इस साइड बैठे हैं और मछली खाने वाले उस साइड बैठे हैं। चलो भगवान की है ये तो परंपरा, जहाँ पर जिसका दाना पानी लिखा होता है उसको वहीं पर बैठना पड़ता है। वेलकम टू बगेंटी मिलिट्री स्टेशन। अब यहाँ पर क्या है भाई, मिलिट्री स्टेशन वगैरह ये जगह है, मतलब ये जितनी लोकेशन होगी सब मिलिट्री के अंडर होगी। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्टैचूज़ वगैरह हैं जो धर्म के नाम पे लगे हुए हैं, जहाँ फिर मिलिट्री के देखने को मिल रहे हैं। ये एक मिलिट्री स्टेशन हो सकता है, तभी यहाँ पर इतना कुछ लग रखा है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मिलिट्री के अंदर आता है, तो जितना भी यहाँ पर है सारे का सारा कवर अप कर रखा है मिलिट्री ने, चारों तरफ मिलिट्री है। और ये जो गुरुद्वारा साहिब है, स्टेशन गुरुद्वारा साहिब, ये भी मिलिट्री के अंदर आता है। ऊपर पंजाबी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में, उसके बाद मलयालम लैंग्वेज के अंदर। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखा लगा हुआ है बड़ा सारा लॉक, और आगे हमें गुरुद्वारा साहिब देखने को मिल जाता है। चलो बाइक थोड़ा साइड पे लगाते हैं और फिर देख करते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन।
तो फ़ौज का एरिया देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशन गुरुद्वारा साहिब, मॉर्निंग 4:30 AM टू 10 AM, मतलब सुबह 4:30 से लेकर 10 बजे तक हम दर्शन वगैरह कर सकते हैं। इवनिंग टाइम है 4 PM टू 8 PM, मतलब शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। दिन है ओनली संडे के दिन 4 AM और 1 PM। एवरी संडे फ्री किचन, मतलब हर संडे को यहाँ पर लंगर छकाया जाता है एवरी संडे को। और ये जितना भी गुरुद्वारा साहिब है सारे का सारा जो मिलिट्री के अंडर आता है। अब पूछ कर आते हैं, देखते हैं कि किस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर है ऊपर तक एक बड़ा निशान साहब जुड़ रहा है और आगे है जो बिल्डिंग बनी हुई है गुरु नानक देव जी का आने का यहाँ पर हवाला मिल जाता है। 1960 के अंदर ये गुरुद्वारा साहिब बना था, इससे पहले कि यहाँ पर किसी के पास टाइप कोई भी जानकारी नहीं है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि आप दर्शन कर सकते हो एवरी डे, बट एक्चुअल में यहाँ पर हमें कोई भी नहीं दिख रहा। जब यहाँ पर प्रकाश वगैरह होता है तभी दिखते हैं। जितने भी यहाँ मिलिट्री है बड़ी लेवल के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगी है। मेरे पीछे जितना रास्ता देखिए वो सब मिलिट्री का है। जहाँ से हमने स्टार्टिंग में गेट की फ़ोटो क्लिक करी थी वो सारे का सारा एरिया मिलिट्री का है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़ी आर्मी के लोग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। बट गुरुद्वारा काफ़ी एरिया संभाल कर रखा हुआ है और 1960 तक तो इसका हवाला यहाँ पर मिल ही जाता है कि 1960 तक गुरुद्वारे का यहाँ पर खोज करी गई है। बट इससे पहले का हवाला कहीं पर भी नहीं मिल रहा। बुक्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर भाई निशान सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जो सबसे मेरे आइडल पर्सन है वो भी यहाँ पर आकर गए हैं। यहाँ पर वीडियोग्राफी वो भी कर गए हैं। उन्होंने भी इस इतिहास के बारे में मतलब एक्सप्लेन करा है अपनी वीडियो में, बट ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने से मच बेटर है कि हम उतनी की इन्फॉर्मेशन दें जो हमारे पास है। सो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो पाई हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो आपको दर्शन करवाए हैं। कन्याकुमारी से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर हम लोग बैठे हैं, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का हवाला मिलता आने का। सेकंड उदासी कह सकते हो, थर्ड उदासी कह सकते हो, बट हम परफेक्टली क्लियर कट नहीं कह सकते कि कौन सी उदासी में वो लोग आए थे। बट इतना कन्फर्म है कि वो यहाँ पर आए ज़रूर थे। तो आज हमने इस जगह दर्शन करे हैं, ब्लेसिंग ली है भगवान की। अगर परमिशन मिल जाती है आर्मी से या फिर मिलिट्री से अंदर जाने की तो हम अंदर भी ज़रूर जाएंगे, अंदर का दर्शन मिलना भी ज़रूर करेंगे। और एवरी संडे यहाँ पर है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो लंगर छकाया जाता है हर एक उस नागरिक को जो इस गुरुद्वारा में ब्लेसिंग लेने के लिए आता है। पता नहीं, हम भी वेट कर रहे हैं उसी का। वहाँ लिखा तो हुआ है 4 बजे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर हमें 2 लड़का लड़की मिले थे जो फ़ौज में थे BSF में। एक था फिरोजपुर से, दूसरे थे मुक्तसर साहिब से, जैसा उन्होंने हमें बताया। और हमसे उन्होंने इंट्रोडक्शन करी, बट वीडियोग्राफी को उन्होंने मना कर दिया था हमें, जैसे कि आप थोड़ा सा शॉर्ट भी उनका देख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत अच्छा लगा यहाँ से मिले, इतने दूर आए आपकी तो मतलब बढ़िया है, घूम फिर रहे हो। तो हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर, वो कहते हैं हम काफ़ी टाइम से यहीं BSF में हैं, तो जब हमें छुट्टी वगैरह मिलती है तब हम अपने गांव में वापस जाते हैं। तो वो भी गुरुद्वारा के अंदर आए हुए थे ब्लेसिंग लेने के लिए। एज़ पर लेफ़्ट राइट आप देख ही सकते हो जिस तरीके से मिलिट्री यहाँ पर लगी हुई है। और जो गुरुद्वारा साहिब जो कोई भी है वो जो भी मिलिट्री के अंडर में आता है वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइम ही गुरुद्वारा साहिब की हम दर्शन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम ही हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। बट आज वैसे जैसा उन्होंने लिखा रखा है मिलिट्री ने 4 बजे का, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिला नहीं है। बट चलो जो भगवान को मंजूर, बाहर से खड़कर हमने दर्शन मेला कर लिया अपना। और अगर अंदर से दर्शन मेला हो जाता तो बहुत बढ़िया होना था, बहुत अच्छा होना था हमारे लिए। एक वो थोड़ा सा और प्राउड फील हो जाना था, तो मे बी किस्मत में नहीं होगा। चलो बाहर का दर्शन मेला कर लिया। गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए हैं तो वो चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। यही एक ड्रीम रोड है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे राइडर्स का, क्योंकि ये रोड बिल्कुल इंडिया के लास्ट पॉइंट पे चला जाता है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का नाम हर एक बच्चे को भी पता है, हर एक यंग एज वाले को भी पता है और बुजुर्गों को भी पता है। और कन्याकुमारी जब देखते हैं ना भाई कहाँ पर गए थे कन्याकुमारी, एक बार बंदे का ना मुँह ऐसे अड़ा रह जाता है, क्योंकि पंजाब वालों का तो खास कर इसलिए क्योंकि पंजाब से कन्याकुमारी है ही बहुत दूर। और ऊपर से हम आए हैं बाइक के ऊपर, और बाइक के ऊपर इतना टाइम बैठना या इतना टाइम बाइक को चलाना तो रोकते खड़े हो जाते हैं। पर इसी बात की खुशी है कि आज मैं अपनी फैमिली में से, अपने परिवार में से उठकर इतनी दूर बाइक कन्याकुमारी टूर करना आया हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरी फैमिली है, मेरी प्राउड फील कर रही है कि भाई हमारा लड़का कन्याकुमारी गया हुआ है। मेरा पापा भी गाँव के अंदर भी है, मेरे वाला कन्याकुमारी गया हुआ है, ऑल इंडिया टूर लगा रहा है।
6 से 7 किलोमीटर के बाद हम केरला को कर जाएंगे बाय बाय, और उसके बाद हमारा जो केरला का जो टूर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगेन आते वक्त जब हम वापस आएंगे तो आते वक्त हम वापस नहीं आएंगे केरला के अंदर, फिर हम सेंट्रल लाइन को पकड़कर सीधा पंजाब की तरफ जाएंगे, और आते हुए भी हमें फिर तमिलनाडु मिलेगा। ये वाला माइंड वॉश हर जगह पे देखने को मिलता है केरला के अंदर। देखो 4-5 लोग बैठे हैं और पता नहीं किस चीज़ का ये लगा कर बैठे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, मुझे तो समझ में नहीं आता पर क्या है, पर आपको ना हर जगह पे ये देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ें जो है सिर्फ ओनली क्रिश्चियन कल्चर के अंदर है। जितने भी यहाँ पर क्रिश्चियन बने हुए हैं, चर्च बनी हुई है, जाने की जगहें बनी हुई हैं, और ऐसे रोड के ऊपर 10, 15, 20, 25, 30 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, और ऊपर उनको मतलब पता नहीं क्या कुछ, मतलब अब लैंग्वेज तो समझ आती नहीं है हमें, तो उनको अच्छे तरीके से बढ़ास निकाल रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। वेलकम टू तमिलनाडु। लो जी, हम तमिलनाडु के अंदर एंटर हो चुके हैं, और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है आप शीशे में देख सकते हो, वो पीछे जो रह गया वो केरला का बॉर्डर है, और अभी हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर पहुंचते सारी सबसे पहले जो हमने काम करना है वो काम करना है टैंक फुल का, क्योंकि केरला के अंदर 107 रुपये से लेकर 108 रुपये हमें पेट्रोल मिल रहा था। लो जी, आ गया तमिलनाडु का पहला इंडियन ऑयल। अब देखते हैं इंडियन ऑयल कहाँ पर है। बाइक कहता ना भाई यहाँ पर तो ओनली गाड़ी का है, पेट्रोल भरूँगा मैं, वहाँ लेके जा अपनी बाइक। अब यहाँ पर लेके आते हैं अपनी बाइक विद डिसिप्लिन। यहाँ पर जो रेट है वो है 102 रुपये, 102.3, मतलब 5 रुपये चलो सस्ता मिला यहाँ पर। लो जी, 23 में टैंक भरवाने लगे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हिंदी इंग्लिश। किधर है? पंजाब, पंजाब। अभी कन्याकुमारी जाएंगे जी। लो अंकल जी, आगे आगे, वी आर कमिंग। फुल नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल हाउ मच? नॉर्मल हाउ मच? नॉर्मल वो 25। कोई अंकल कहता नॉर्मल डालूँ, दूसरा मैं आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। 23 में टैंक है भाई, 23। ठीक है जी, बाय। लो भी अंकल को कर दी बाय, बट अंकल कहता नो हिंदी, नो इंग्लिश, ओनली मलयालम। वैसे अंकल है तमिलनाडु में, पर इसको तमिलनाडु बोलनी चाहिए यार, तमिलनाडु वाली बोलनी चाहिए, पर मलयालम बोल रहा है, केरला वाली इंग्लिश बोल रहा है अंकल भी। चलो जी, 23,000 का तेल है अब तक का हमारा लग चुका है, और इसी 23,000 के तेल से हम पहुंच जाएंगे रामेश्वर। मतलब कन्याकुमारी तो यहाँ से 60 किलोमीटर रह चुका है, और उसके बाद 250 से ज़्यादा है, 260 के 270 है रामेश्वर। मतलब 300-350 से अपना बाइक चलता है एक टैंक के साथ, और तब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर आगे पीछे चलेंगे, और पीछे का 3,000, 3,300 मान के चलो, और हमारा बाइक 350 चलता है 1,000 के तेल से, 1000 से 350। अब आप मान लो कि 3500 किलोमीटर हमने चलना है, 3500 किलोमीटर डिवाइड करते जाओ कि 350 का कितना बनेगा। वेलकम वेलकम कन्याकुमारी रोड। लो जी, उस ब्रिज के ऊपर चढ़ जा रहे हैं जिस ब्रिज से हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राउड फील हो रहा है कन्याकुमारी पहुंचने का। बट अगर 1 घंटा पहले पहुंच जाते ना तो आज सनसेट होता देख लेते हैं कन्याकुमारी का। प्लान यही था कि आज पहुंच जाते हैं, फिर 1 दिन स्पेंड करेंगे, बट आज हमारे लगेंगे 2 दिन। कोशिश हमारी ये है कि सुबह 5 बजे उठना है, कल हमने सनराइज़ होता देखना है एंड सनसेट होता देखना है। उसके बाद चलेंगे रामेश्वर, जहाँ पर चलती है समुंदर में सबसे बड़ी रेलगाड़ी, समुंदर में सबसे बड़ी रेलगाड़ी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार रील्स में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर बहुत बार देखा है उसको। आई होप आज मैं आपको खुद वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करवाऊँगा वो सब चीज़ें। लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं हम कन्याकुमारी। पंजाब से चलकर कन्याकुमारी सामने है, सनराइज़ पॉइंट इस साइड है, कल सुबह देखेंगे। कोलम अभी चल रही है अंकल के साथ बातचीत रूम को लेकर। एंड थैंक यू सो मच वाहिगुरु जी का, जिन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचाया। अब कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे, फिर रामेश्वर जाएंगे और समुद्र में चलती ट्रेन देखेंगे, पर पहले कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। बल्ले बल्ले, अच्छा पहुँच गए कन्याकुमारी। पंजाबी कन्याकुमारी आ गए ओए, ਚੱਕ ਦੋ ਪਟੇ ਨੱਪ ਦੋ ਕਿੱਲੀ ਕੱਲ੍ਹ अला सुबह ਨੂੰ पंजाब
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀਰੇ ਵਾਟ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗुरु ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, सत्य पातशाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत सारे रास्ते में टेंपल देखे, मंदिर देखे, बहुत गुरुद्वारा साहिब देखे, बहुत मस्जिद देखी, बहुत क्रिश्चियंस की चर्च देखी, सब बहुत अच्छा था। अभी तक सब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। बहुत अच्छे लोग मिले, हर एक धर्म का लोग मिला, हर एक धर्म की पब्लिसिटी मिली, हर एक धर्म को एक्सप्लोर किया, हर एक इंसान से हम लोग मिले, डिफरेंट लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो चलो जी चलते हैं अब रूम में, या फिर टेंट लगाते हैं। रूम में टेंट में अभी ये कन्फर्म नहीं है, रूम लेंगे या फिर टेंट लगाएंगे साथ। और आप लोगों के साथ की वजह से हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां पर आकर इंडिया का जो नक्शा है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि पंजाब से चले थे, पंजाब से चलकर बहुत सारी स्टेट, बहुत सारे लोगों से मिलकर, डिफरेंट लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कर डिफरेंट फूड खाकर हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी भी मैं तो बाइक से उतरा भी नहीं है, इतना ज़्यादा खुशी है। और ये लास्ट पॉइंट है जी कन्याकुमारी का। और यहाँ पर आगे फेरी लेकर जाना पड़ता है अगर आइलैंड के ऊपर। आगे जो भी आप देख रहे हो ये सभी का सभी समुंदर है। और ये एक मेन चौक है कन्याकुमारी का। आगे हमें देखने को मिलता है सनराइज़ पॉइंट है इस साइड है, सनसेट पॉइंट भी इस साइड है। और कल जाएंगे मंदिर में ले फेरी लेकर। और बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं बाइक से उतरा नहीं, मैंने फटाफट से फ़ोन निकाला। मैं कहा यार बिल्कुल सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी टाइप की, बहुत अच्छा रहा। चाहे गोवा का हो, चाहे मुंबई का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, कर्नाटका का हो, तमिलनाडु में तो खड़े ही हैं। और केरला का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा और बहुत सुंदर रहा। मेन चौक में यहाँ पर बसें लगी हैं, ये सब मंदिर में आती हैं। और मंदिर में यहाँ पर रोड में अपना रहन बसेरा कर लेते हैं नाइट के टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेफ़ माना जाता है कन्याकुमारी। एंड पॉइंट है ये इंडिया का। बचपन में इसके बारे में सुना था कि एक थप्पड़ मारा ना कन्याकुमारी पहुंचा दूंगा। चलो थप्पड़ तो खाए ही नहीं है, बट बिना थप्पड़ खाए आज हम कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। और जिन लोगों को मैं बोला करता था थप्पड़ मारूं कन्याकुमारी पहुंचा दूं, तब मुझे पता भी नहीं था कि ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का। मतलब ऐसे बचपन की वो यादें थी। और यहाँ आकर वो बात भी याद आ गई यार, मैं तो लोग ऐसे बोला करता था अपने दोस्तों को या फिर अपने कुछ लोगों को जो मेरे दिल के करीब है। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बाइक से उतरता हूँ, अभी देखता हूँ समुद्र में जाकर। बट सबसे पहले हमें टेंशन है रूम फाइंड करने की। पहले कन्याकुमारी में रूम फाइंड करते हैं एंड पॉइंट पे, इंडिया के एंड पॉइंट है। हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर हम 2 दिन स्पेंड करने वाले हैं और 2 दिन हम फुल मज़े लेंगे इस इंडिया के लास्ट पॉइंट के। और यहाँ की बसें देख लो कितनी डेकोरेशन कर रखी है भाई ने, फुल लाइटिंग के साथ है। A1 ऊपर भी लाइटें, नीचे भी लाइटें, टायरों के पास भी लाइटें, क्या बात है। वो सुखप्रीत वहाँ पर खड़ा है पूरा एक्साइटेड अपने बाइक को यहाँ पर लगा कर। चलो जी अब एंजॉय करते हैं नाइट का थोड़ा सा समय कन्याकुमारी। अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, नई शुरुआत नए दिन की। कन्याकुमारी से होगी एंड पॉइंट ऑफ अपने इंडिया का। और बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरा सफ़र बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा सपोर्ट करी आप सब ने, थैंक यू सो मच। बड़ी खुशी की बात यह है कि बाइक में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई जब से पंजाब से का सफ़र शुरू करा है। और टोटल अगर बाइक की बात करते तो बाइक हमारा चल चुका है 14,004। जब मैं घर से निकला था 6500 था, 6500 था और अब 14,000 है। अब देख लो कितना चल गया जी, 7500 नहीं अपन नियर अबाउट 8000 चल गए, थोड़ा मीटर में। हाँ सच, मेरा मीटर ख़राब है भाई, इसका मीटर चेंज है तो ये मीटर ख़राब है। टोटल चले 8000, 100 किलोमीटर रह गया बस। 8000 किलोमीटर है जो हमने सफ़र तय किया है इस बाइक के ऊपर। और 8000 में 1% भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो टायर पंचर में, ना कोई बाइक की में 1% भी। बस ये इंडिकेटर हमारे कोई तोड़ गया था गुजरात के अंदर ही, वो मैंने इसके बाद लगवाई नहीं है। और एवरीथिंग ओके। मतलब एक होता ना कि जहाँ टायर पंचर हो जाता है, हवा निकल जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 1% भी। बस अभी शायद टायर चेंज करवाना पड़ेगा जाते हुए, क्योंकि टायर इसका पहले ही ऑलरेडी ख़त्म होने की गार पे था। और थैंक यू सो मच मेरे हीरो, तो वाकई मेरा हीरो है जिसने मुझे 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आने दी पंजाब से चलकर कन्याकुमारी आने तक।